नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिंदे में। दोस्तों, मैंने आज़ादी मेरा ब्रांड यात्राओं की एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसे मैंने बीच में ही कुछ विराम दे रखा था। कुछ समय की अनुपलब्धता और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि बीच के 5 भाग मैंने बनाए शुरू के, उसके बाद नहीं बना पाई, क्योंकि हम जो श्रृंखला चला रहे थे वो आज़ादी मेरा ब्रांड अनुराधा बेनीवाल की पुस्तक यात्रा वृतांत के आधार पर चल रहे। अब तक हमने ब्रसेल्स तक की यात्रा की थी। आगे की जो छठे भाग की यात्रा थी वो एम्स्टर्डम की, जो कि जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैं फिर से अब उसकी शुरुआत कर रही हूँ। जो बचे हुए भाग हैं उसको मैं पूरा करूँगी। तो यदि आपने उसके पहले भी सुना है तो आगे के भाग को आप सुन सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं सुना है, आप एकदम से नए हैं, तो आप शुरू के 5 भाग जो है इसी चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एम्स्टर्डम की यात्रा। वेलकम इन एम्स्टर्डम। सबसे पहले मैंने एम्स्टर्डम में यही पढ़ा। जाहिर है जो पहला शब्द दिखा वह वेलकॉम था। इसमें इंग्लिश भाषा वाला कोई झंझट ही नहीं था। इंग्लिश में सी लेटर कहीं क तो कहीं स, किंतु इन्होंने यह झंझट ही खत्म किया और लो भाई के से वेलकम बना लिया। तभी तो यूरोपियन लोगों को अंग्रेजी इतनी मुश्किल लगती है। लिपि भले एक हो, लेकिन उच्चारण सबके एकदम अलग। ये कुछ इंग्लिश लोगों जैसी बात है, जो दिखते तो यूरोपियन है लेकिन हाँ एकदम अलग। मौसम एकदम बढ़िया था। धूप के बाद बारिश ने समा बना दिया था। मुझे लगा थोड़ी देर ठहर जाऊं शहर में और यूं ही थोड़ी जान पहचान बना लूं शहर से, लेकिन फिर बैग उठाए घूमना पड़ता और सुबह से चाय भी नहीं पी थी। चाय का ख्याल आते ही लगा कि सीधे दोस्त के घर पहुंच जाऊं। स्नेहा का घर तो एकदम एम्स्टर्डमी था। बेहद सुंदर और नए अंदाज का। ड्राइंग रूम का फर्नीचर लाल और काले रंग के मेल में खूबसूरत ढंग से सजा था। खुली रसोई में कई तरह के पौधे लगाए हुए थे और गमले थे, सब सुंदर गाढ़े लाल। रसोई हर तरह की आधुनिक मशीनों से लैस थी और बर्तन तक रंगों के तालमेल में थे। मेरी ही तरह चाय की शौकीन स्नेहा के यहाँ अलग अलग तरह के टी के लिए अलग अलग तरह के टी पॉट थे और वह खुद भी एकदम नए अंदाज में थी। हरे रंग के फ्रॉक में वह मुझे बेहद हसीन लगी। कितना समय हो गया हमें मिले, पर उसकी वही पुरानी हंसी देख कर लगा कि समय हमारे बीच नहीं आया है। स्नेहा ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, सब मैले कपड़े धुलवाने में डाले और डिनर में क्या बनाऊं पूछा। मुझे लगा कि अब तो हो गया एम्स्टर्डम, अब तो इस घर से ही निकलना नहीं होगा। ज़्यादा कंफर्ट के भी कई नुकसान हैं। लगा कि बस 10-15 दिन यहीं रुक जाऊं। इतवार का दिन था। मैं शहर घूमने लगी। एम्स्टर्डम शहर का एहसास एक बिंदास शहर का सा है। रोड पर भीड़ तो है, लेकिन गाड़ियों की नहीं, साइकिलों की। रंग बिरंगी साइकिलों पर लोग रंग बिरंगे कपड़ों में रंगीन से हुए जा रहे हैं। सब हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। एक साइकिल चलाती लड़की ने अपनी लंबी स्कर्ट ऊपर तक उठाकर गांठ मार ली थी ताकि वह साइकिल में ना फंसे। कई सारे पहियों वाली एक साइकिल, जिसे कई लड़के लड़कियां एक साथ चला रहे थे। इन सब ने अपनी शर्ट उतार रखी थी और जोर जोर से गाना गाते राह चलते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे। किसी ने लंबी स्कर्ट पहनी है, किसी ने छोटी शॉर्ट्स। कुछ लड़कों ने भी स्कर्ट जैसा कुछ पहना हुआ था। कुछ लड़कियों के बाल एकदम छोटे थे तो कुछ लड़कों ने पोनीटेल बना रखी थी। बालों में फूल लगाया था किसी ने, तो किसी ने फूलों की माला पहन रखी थी। मेरा दिल हुआ कि अपनी जीन्स निकालकर एक छोटी सी स्कर्ट पहन लो, वह बारिश और धूप दोनों के लिए परफेक्ट होगी। साइकिलों का जैसे आतंक है इस शहर में। कोई भी ऐसी सड़क नहीं जहां उनकी अलग से लेन ना हो। उनकी लेन गाड़ियों की लेन से चौड़ी थी।
और मजाल की कोई गाड़ी साइकिल को टच कर जाए या कोई इंसान साइकिल की लेन पर गलती से भी आ जाए। सब साइकिल वाले टूट पड़ते थे एक साथ। बड़ी फैमिली होना भी गाड़ी लेने का बहाना नहीं है यहाँ। कुछ साइकिलों में आगे की सीट ना होकर एक बड़ी सी ट्रॉली है जिसमें छोटे बच्चों के बैठने का इंतज़ाम है। उस ट्रॉली को बारिश के वक्त ऊपर से ढकने का भी उपाय था। बारिश रह रहकर होती है यहाँ, मुंबई के जैसे। अभी की अभी धूप और अभी बारिश। कितने कैनाल हैं इस शहर के? सुना है कुल 165 के आसपास। 100 किलोमीटर लंबाई है इनकी और इन पर 1500 से अधिक पुल बने हुए हैं। हर 2 सड़कों के बीच एक कैनाल है और उनमें चलती हैं कश्तियाँ। मैं जब पुल पर खड़ी हूँ तो मुझे गाड़ी, ट्राम, साइकिल, स्कूटर और कश्ती सब दिखते हैं। उसी समय ऊपर एक हवाई जहाज़ भी उड़ रहा हो तो एक जगह खड़े खड़े यातायात के लगभग सारे साधन देख लिए आपने। इतने कैनाल्स वाले इस देश का नाम नीदरलैंड यूं ही नहीं पड़ा होगा। डच भाषा में नेदेर का मतलब है नीचे, इसी से बना है नीदरलैंड, जिसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र के स्तर से नीचे है। तभी जितनी ज़मीन है यहाँ उतना ही पानी भी। बीच शहर में गाड़ियाँ तो बस इक्की दुक्की दिखती हैं। रोड पर ट्राम ज़रूर चलती हैं जो दौड़ती साइकिलों और चलते इंसानों के बीच सांप की सी फुर्ती से गुजरती हैं। सामने एकदम से कोई मेरे जैसा भूला भटका आ जाए तो हॉर्न की एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और ब्रेक लगाकर ट्राम रुक जाती है, फिर धीरे धीरे चल पड़ती है। चलते चलते मैं पहुंची उस जगह जहां लिखा था आई एम एम्स्टर्डम। सुवेनियर फ़ोटो खिंचाने की एकदम सही जगह। यहाँ फ़ोटो तो खिंच जाएगी लेकिन फ़ोटो में कम से कम 15-20 लोग और होंगे। सब लाइन लगाकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कुछ तो बस एम अक्षर के ऊपर ही बैठ गए हैं कि जैसे बस वे ही हो नीदरलैंड। कुछ देर इंतज़ार किया कि कोई उतरे तो मैं भी खिंचवा लूँ, लेकिन अकेली थी तो हर कोई मुझे ही कैमरा पकड़ा देता। कैन यू मेक अ फ़ोटो प्लीज? सबका फ़ोटो सेशन करने के बाद झल्लाकर मैंने भी 2-3 फ़ोटो उतरवा ही ली उन्हीं लोगों के साथ। एम्स्टर्डम शहर में गुम होने के चांस कम हैं और कुछ ढूंढने के भी। एक तो बीच पहली कैनाल्स की वजह से सब गलियां एक सी लगती हैं। अगर आप भोले से किसी कैनाल को पहचान बना लो तो बस और सब पा जाओगे। वही नहीं मिलेगा जिसे ढूंढ रहे हो। लेकिन गुम होना भी यहाँ उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कैनाल पकड़कर चल दो आखिर पहुँचोगे तो एम्स्टल नदी ही। सारे कैनाल्स गोल गोल से शहर में मकड़जाल जैसे बिछे हैं। दोनों सिरों से एम्स्टल को छूते पूरे शहर को घेरते। शुक्र है लोग रास्ता बताने को तत्पर रहते हैं। सभी अंग्रेज़ी जानते मालूम होते हैं। किसी से रास्ता का या पता पूछो तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन स्नेहा ने बताया कि अगर डच नहीं आती तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है और नौकरी मिल जाए तो प्रमोशन में दिक्कत हो सकती है। डच जानने वालों को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ। ऐसा ही ब्रसल्स में था और पेरिस में भी। खैर, ये तो बड़े शहर थे, राजधानी शहर, चूँकि बड़े शहरों में टूरिज़्म खूब है जो व्यवसाय का एक बड़ा ज़रिया भी है। तभी शायद सब अंग्रेज़ी जानते हैं और अंग्रेज़ी जानने वालों से परहेज नहीं करते। यूरोप के इन देशों में मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ के स्कूलों में अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं है। किसी बुक शॉप में जाने पर 95% किताबें स्थानीय भाषा में मिलती हैं। अंग्रेज़ी किताबें ढूंढने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। लगभग सभी साइन बोर्ड, टिकट मशीन, एटीएम मशीन सब लोकल भाषा में है। ज़्यादा समझदार टूरिस्ट अपने फ़ोन में ट्रांसलेटर रखते हैं। शहर की नामी इमारत देखूं ना देखूं, वहाँ का मशहूर खाना ज़रूर खाती हूँ, फिर चाहे वह कच्ची मछली ही क्यों ना हो। अब मुझे ढूंढनी थी एक ऐसी खास दुकान जहाँ मिलती हो डच हेरिंग। मेन्यू में चाय, कॉफ़ी और ठंडे के साथ साथ मेरीबाना विद टोबैको, मैजिक मशरूम, हैश, मोरक्कन हैश और उनमें तरह तरह के फ्लेवर। जाने मेरा मोटिवेशन क्या था, शायद बेवकूफ़ी रही हो। मेरा ऑर्डर एक कॉफ़ी और एक मेरीबाना विद टोबैको के लिए था। बड़े कायदे से हरे ढक्कन में बंद प्लास्टिक की एक नली में जाइंट और एक छोटे से कप में कॉफ़ी थमा दी गई मुझे। एक कश, 2 कश और बस।
अपना दमखम तो इतना ही था। 2 कश के बाद मुझे पता चल गया कि यह मेरे काम की चीज़ नहीं है। मेरा सर पानी के जैसा तरल हो गया। आसपास के लोगों की बातें न चाहते हुए भी सुनाई दे रही थीं। आंखें मुदी जा रही थी। ट्रैफिक की आवाज़, बाइक का हॉर्न, साइकिल की टिन-टिन सब साफ साफ सुनाई दे पड़ रहे थे। बगल में बैठे 2 लड़के, उनके प्रेम जीवन की व्यथा, वह भी सब कुछ साफ साफ। जाने कौन सा बटन दब गया था दिमाग का। सर घूम भी रहा था और सब साफ साफ भी था, लेकिन जैसे कुछ भी वश में नहीं था। जिस कुर्सी में बैठी थी उससे जैसे चिपक गई। उठकर चल देने से मुश्किल, जैसे दुनिया में कुछ और नहीं रहा। मुझे सबकी बातें सुनाई दे रही थी। नया शहर था, यूँ बैठने को जी नहीं चाह रहा था, पर नहीं, यही नहीं हो पा रहा था। नए शहर के नशे में तो मैं यूँ ही हाई रहती हूँ। कुछ ऐसे गम भी नहीं है मेरे जिन्हें बुलाने को पिया जाए, पर अब क्या करूँ। आधा घंटा बैठी रही, लेकिन सर तरल का तरल। शायद चलने से कुछ आराम मिले, सो मैं किसी तरह कुर्सी से उठ भीड़ के पीछे धीरे धीरे बढ़ने लगी। कैसे और कितने टाइम में एन फ्रैंक म्यूज़ियम पहुंची, कैसे पहुंची, कहाँ से पहुंची, नहीं याद। लेकिन पहुंचकर देखती हूँ वहाँ अंदर जाने वालों की एक लंबी लाइन। अभी तो अंदर जाने की हालत नहीं थी। एक तो म्यूज़ियम, वह भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एन फ्रैंक का घर। इतनी उदासी उस हालत में झेल सकने की मुझ में क्षमता नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ म्यूज़ियम के साथ वाले फुटपाथ पर अपनी टोपी पहनकर बैठ गई। कब आँख लगी नहीं पता, लेकिन जब उठी ना कोई लाइन थी न धूप। दिन ढल चुका था। धूप में सोने से मेरे दोनों खुले हाथ और पैर अपना रंग बदल कर लाल हो चुके थे, लेकिन सर अब ठोस था। बस हो गया म्यूज़ियम। अब लगी थी भूख खूब तेज़ वाली। म्यूज़ियम को एक किनारे कर मैं खाना ढूंढने चल पड़ी। अब जिस बात की तरफ मेरा ध्यान जाता है वह यह कि मुझे वहाँ कोई नशेड़ी सड़कों पर डोलता नहीं दिखा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ड्रग्स लीगल होने के कारण वहाँ सब लोग नशे पर टूटे पड़े हों, बल्कि कॉफ़ी शॉप्स खाली थे। इनसे ज़्यादा भीड़ तो हरे कृष्णा वालों के सामने दिख रही थी। जी हाँ, ध्यान केंद्र और योग सेंटर की भरमार है वहाँ। जाहिर है कि या तो वहाँ लोग ड्रग्स लेने कम, ध्यान करने ज़्यादा आ रहे थे, या फिर बाहर से आने वाले ड्रग्स के खातिर आ रहे थे और ड्रग्स में रहने वाले ध्यान कर रहे थे। शाम का प्लान बना कि मुझे रेड डिस्ट्रिक्ट घुमाया जाए। सच बताऊं, एम्स्टर्डम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे तो पहली बार क्वीन फिल्म से पता चला था। आमतौर पर लड़कियां शायद रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कम ही ढूंढती हैं। उनकी ज़रूरत का सामान जो नहीं होता वहाँ। अगर उनकी ज़रूरत का कुछ वहाँ होता तो क्या ढूंढती। कहते हैं लड़कियों को शरीर के साथ भावनाओं का मेल चाहिए होता है, जबकि लड़के शरीर और भावनाओं को अलग अलग रख सकते हैं। मुझे भी एक समय ऐसा ही लगता था, लेकिन ज्यों-ज्यों कंडीशनिंग टूटी, त्यों-त्यों भावनाएं ओवररेटेड लगने लगीं और शरीर की ज़रूरतें अंडररेटेड। जितनी ज़रूरत भावनात्मक जुड़ाव की थी, ठीक बराबर मात्रा में शारीरिक लगाव की भी थी। कभी एक का पलड़ा भारी तो कभी दूसरे का। लेकिन हमें तो चूँकि पाठ बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि शरीर की ज़रूरतें पाप हैं, तो हम शरीर की ज़रूरतों को भावनाओं की रेशमी चादर से ढांपते रहें। चूँकि पहले कभी रेड लाइट एरिया देखा नहीं था, तो दिमाग में कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं थी। सो अपना खाली दिमाग लेकर मैं पहुंच गई रेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्स्टर्डम। सेंट्रल स्टेशन के एकदम नज़दीक, एकदम प्राइम लोकेशन और रेजिडेंशियल इलाके के एकदम पास। उसकी उम्र 25-30 बरस रही होगी। उसकी खिड़की के आगे खूब भीड़ थी। वह सबको सरसरी निगाहों से देखती है और अपने ग्राहक पहचान लेती है। उसने काले रंग की जालीदार ब्रा और पैंटी पहन रखी है। बदन बेहद कसा हुआ और खूबसूरत है। वह बड़ी अदा से अलग अलग अंदाज में मुड़ती है। नज़रें बार बार भीड़ को जैसे छानती हूँ। मेरा मन उसे जी भर देख लेने को करता। मेरी नज़रें उसी पर टिकी हैं, लेकिन वह मुझे दोबारा नहीं देखती। उसे पता है कि मैं उसकी कस्टमर नहीं, और वह तारीफ बटोरने के लिए यहाँ खड़ी नहीं है। फिर एक नज़र से उसकी नज़र अटक जाती है। वह खिड़की की चिटकनी खोलती है और खिड़की पर पर्दा डाल देती है।
भीड़ के साथ हम भी आगे बढ़ जाते हैं। एक कैनाल के दोनों तरफ की सड़कें एकदम चकाचौंध भरी रंगीली हैं। उन सड़कों पर चटक लाल और गुलाबी रंग की 7-8 फीट की सैकड़ों खिड़कियां हैं और उन खिड़कियों में लड़कियां खड़ी हैं। और लड़कियां सिर्फ मैनिक्विन जैसे नहीं खड़ी हैं, वे सब जैसे एक लय में डोल रही हैं। कोई अपनी लचक दिखा रही है तो कोई अपनी ताकत। दुनिया के अलग अलग कोनों से युवतियां यहाँ अपने शरीर का व्यापार करने आती हैं, लेकिन बड़ी संख्या ईस्ट यूरोपियन लड़कियों की है। अब मैं थोड़े नाक नक्शे पहचानने लगी हूँ। पहले सब गोरे अंग्रेज लगते थे। एक आध चेहरा हमारे यहाँ जैसा भी दिखता है, लेकिन हाव भाव लगभग सबका एक ही जैसा है। सब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हैं, लेकिन अगर कोई फ़ोटो खींचने की कोशिश करे तो सर से पर्दा खींच लेती हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके माँ बाप और समाज को पता हो उनके धंधे के बारे में। वहाँ वैसे तो कोई फ़ोटो खींचता नज़र आता नहीं है, लेकिन अगर कोई खींचता भी है तो सब आसपास वाले ऐसी नज़रों से देखते हैं कि उसे खुद शर्म आ जाए। कोई उन लड़कियों से बदतमीजी से पेश आता नहीं दिखता। कोई पुलिस भी कहीं दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन सुना है कि कोई बदतमीज़ी करे तो उन्हें आने में देर भी नहीं लगती है। सब लड़कियां अपने अपने अंदाज में ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। कोई हंटर लेकर खड़ी है तो कोई गुलाब का फूल, कोई डॉक्टर के लिबास में है तो कोई पुलिस वाली के। सब तरह के खेल हैं यहाँ। हर मर्द को लुभाने के तरीके हैं इनके पास। तभी शायद दोनों तरफ की सड़कों पर सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। हर खिड़की में बिता है 30 मिनट का रेट 50 यूरो है। भीड़ वाली खिड़की के बाहर खड़े कुछ युवक मोल भाव करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें आगे जाने को बोलती है। वे युवक भी बेहद आकर्षक हैं, शायद इसी बूते पर रेट कम कराने की आस कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वे सिर्फ ग्राहक हैं। शायद उसे अपने समय की कीमत मालूम है और वह वहाँ मौज के लिए भी नहीं आई है। उसे खिड़की का किराया भी देना है। सबका एक रेट फिक्स है। किसी भी और व्यापार की तरह उनकी भी रसीद काटी जाती है। चाहे आप रसीद अपने टैक्स रिटर्न में दिखाएं या ना दिखाएं, ये लोग ज़रूर दिखाती हैं और बाकायदा टैक्स फाइल करती हैं। हर तरह के लोग नज़र आते हैं यहाँ, बूढ़े जवान कोट पैंट वाले भी, जो सीधे मीटिंग के बाद यहाँ आ गए थे शायद। कुछ कपल्स भी हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े खिड़कियाँ देख रहे हैं, शायद अपनी किस्मत पर खुश हैं, अपने ग्राहक ना होने के गुरूर में। उनके पास फिजिकल इमोशनल कनेक्ट दोनों का इंतज़ाम है। तो क्या जो ग्राहक हैं उनकी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं है? सबके सब सभी की। और अगर हैं तो फिर वे क्या ढूंढने आए हैं यहाँ? थ्रिल, कुछ अलग पाने की भूख। हम भी तो बाजार में यूं ही फिरते हैं। घर में 10 जोड़ी जूते हों एक और ले आते हैं, 2 बैग रखे हों एक और ले आते हैं। कुछ नहीं तो बस देखने पहुंच जाते हैं। एक तरह की वेश्यावृत्ति वह भी तो है कि नहीं? अय्याशी सिर्फ देह की नहीं होती है, उसका संबंध किसी भी तरह के उपभोग की अधिकता या उसके मनमानेपन से है। डच स्कूलों में पहली क्लास से बच्चियों और बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है। क्या होता है जब आप किसी को पसंद करते हैं या जब वह आपको गले लगाता है, हक करता है? क्या उन्हें कभी प्यार हुआ है? क्या होता है प्यार? प्यार में होते हैं तो कैसा लगता है? कब किसी को छू लेने का मन करता है? स्कूल में जीवन के इन सब ज़रूरी सवालों पर स्वस्थ बातचीत होती है। उम्र के साथ शरीर के बदलावों के बारे में बताया जाता है। क्यों खुद को छू लेने का मन करता है? सेक्स क्या होता है? किस उम्र में किया जाना चाहिए? क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? किसी का छुआ आपको अच्छा न लगे तो क्या करना चाहिए? किससे बात करनी चाहिए? कोई अच्छा लगना बंद हो जाए तो उसको कैसे बताया जाए? एक दूसरे के ब्रेकअप के समय कैसे मदद करनी चाहिए? इन सब के बारे में क्लास टीचर अपने स्टूडेंट से बात करती हैं। यहाँ किसी लड़के को किसी लड़की से बात करने के लिए कोई सज़ा नहीं दी जाती। लड़के लड़कियों को अलग अलग नहीं बिठाया जाता। उनको अपनी देह की ज़रूरत के प्रति जागरूक किया जाता है। देह और भावना की समझ से जुड़े उनके सवालों के लिए उनको यहाँ दुत्कारा नहीं जाता। और शायद मुझे भी लगता है जानकर ही किसी चीज़ से ऊपर उठा जा सकता है। ये थी एम्स्टर्डम की यात्रा, एम्स्टर्डम की यादें। अब मुझे जाना है बर्लिन। बर्लिन एकदम जर्मनी के पूर्वी कोने में पड़ता है, इसलिए रास्ता लंबा है। तो अच्छा संयोग ये हुआ कि बर्लिन जा रहे एक दंपति के साथ मुझे लिफ्ट मिल गई। तो चलिए दोस्तों,
अगले वीडियो में हम यात्रा पर चलेंगे, बर्लिन की यात्रा पर। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और हमसे जुड़े रहिए।